ओके। दृष्टि नहीं है। बरिशा। बरिशा इस बार कम आया। हिमांशु। ऑनलाइन है ना। जीना। जीना का भी कम आया है। अक्षित। शाइना। कम आया है। ऐशा नहीं आया है क्या? पिछले टाइम से कम है। पिछले बार से कम है। तुलसी। कम आया बट पिछले बार थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। तेजस। कम आया बट पहली बार से इम्प्रूवमेंट आया तो गुड। सुमित। सुमित साहब ये लीजिए। हिमानी पेपर लेके जाओ। हाँ ग्रुप में डाल दिया होगा मैंने। मेरा ऐप में। चेक कर लेना बाई चांस अगर नहीं आया तो वो वापस कर देगा। प्रकाश साहब। प्रकाश साहब दुबई में रहता है ना। उल्टा लिखने का आदत है। ठीक है, अभी तक तो हाईएस्ट प्रकाश का ही है। दृशा। त्रिशा। कृषा। ओके। अभी तक प्रकाश ही हाईएस्ट है मतलब। ये लो। वो किस किस के पास नहीं आया अभी तक आईडी का। इधर दे देना, दे दे। ओके प्रकाश का हाईएस्ट नहीं है अभी तक। तनिष्क। तनिष्क का अभी तक हाईएस्ट है। 27। क्या तनिष्क फॉर्म में है ना। हाँ बात तो एक ही है सब। ग्रेसी आया क्या? लो ग्रेसियस। ये लो। ये लो। 26। आयुष चौधरी। चौधरी का चांद। पीछे में चांद भी लगा के रखा है तो। 20। अंकिता जी। अंकिता आई है क्या? या अंकिता ऑनलाइन कर रही है? ऑनलाइन। ओके। 25। दिव्या। दिव्या अच्छा किया इस बार, बेटर लास्ट है। 25। आशका। आशका भी इस बार इम्प्रूवमेंट आया है। 26। प्रियम बता आया है क्या? नहीं है। और कोई जिसका ऐसा जिसका पेपर दिया हुआ है? 25 अंकिता। चैट में लिखा, हाँ बार बार व्हाट्सएप नहीं ओपन करके रखा है। ओके तो दृष्टि नहीं आया ना अभी तक। हिमांशु साहब ये लो। 25। अंकिता ऑनलाइन। प्रियम बता ऑनलाइन। ठीक है। हमको सिर्फ हाईएस्ट किसका है इस बार? तनिष्क। हाँ तनिष्क कृषा इस बार मार्क्स ले लेना। ठीक है। ये तीन चार पेपर मेरे पास में है, बाकी लोगों का मार्क्स इधर ले लेना। पहला वाला टेस्ट का भी तुम्हारे पास ही है ना। वो एक बार वेरीफाई कर लेगा ग्रुप में डाल के। सुनो सुनो। चलो पहला टेस्ट दिया था उसमें जो ओरिजिनल मार्क्स है वो कृषा के पास में है। तो जिसका इसका मार्क्स जो भी एडजस्ट हुआ था ना बढ़ा था, वो सारा अपडेटेड मार्क्स जो है वो एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ओके और जो अभी का टेस्ट का जिसका इसका पेपर आया वो लोग भी प्लीज कृषा को दे देना मार्क्स। ठीक है। हो गया सबका, बुक देखना, किताब सबको मिल गया? ऐसा कोई जिसको किताब नहीं मिला आईडी? एवरीबडी हैज द बुक्स। ठीक है स्टार्ट करें। ठीक है। आज का एनर्जी लेवल के लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूँ आपसे। ठीक है।
आई हैवंट स्लेप्ट 4 days. आई एम ऑलमोस्ट डिजी है अभी. आइए, विल स्टार्ट. लिसन, आईडी का कुछ कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं है ना? आगे बढ़ जाए. ठीक है, ओके. आईडी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. आईडी का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है साहब? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या था? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था उस वक्त में इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी उसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसा कि मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्लास में वो बता दिया, बट आप अगर ध्यान दिए होंगे तो अगर आपके ऐप में फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास जो है वो अपलोड नहीं हुआ है, वो जानबूझ के नहीं हुआ है, बिकॉज आपका टेक्निकली टुडे इज द फर्स्ट क्लास फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो इफ एनीबडी हैड मिस्ड द लास्ट क्लास, यू डोंट हैव टू वरी, पैनिक. जो भी इशू आपका जिंदगी में आया था, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है आपको जीवन में. ठीक है, नाउ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके बारे में पढ़ेगा. पहला 3 चैप्टर जो है, फर्स्ट 3 चैप्टर, उसमें पहला चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की हालत कैसी थी. बेसिकली थोड़ा सा नेगेटिव स्पीयर ऑफ चैप्टर है, जहां पे अपन ने भर भर के जो है ब्रिटिशर्स को कहा है कि तेरी वजह से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हमारे अलग अलग सेक्टर्स जो है वो अफेक्ट हो गया था. सेकेंड चैप्टर इज अ बिट ऑफ अ रिवाइवल, हल्का हल्का, जहां पे धीरे धीरे अपन ने खुद अपने आप को संभालने की कोशिश की. ठीक है, पहले तो आपने ब्रेकअप को गाली दिया बढ़िया से, उसके बाद नेक्स्ट में क्या, हल्का हल्का एकदम अभी बस मन में आया है कि यार ठीक है, अब जो भी है उपाय तो है नहीं, अब मेरे को आगे तो बढ़ना ही होगा, तो वो वाला स्टेज है. और थर्ड स्टेज में वही है आप लोग, लव यू जिंदगी वाला जो स्टेज है ना, अलग अलग चेयर्स चूज करने वाला चीज, वो है एलपीजी. ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके, नाउ बट बिफोर वी स्टडी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वी हैव टू स्टडी अ फ्यू टर्म्स. ये टर्म्स जो है 1 मार्क के लिए पूछता है. ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सुनेगा, जो थियोरी वाला पार्ट है उसको मैं काफी दफा रिपीट करता हूं ताकि आप लोग के क्लास में याद हो जाए. ठीक है, जब आप लोग को ऐसा लग जाए कि थोड़ा बोरिंग लग रहा है मेरे को, अब तो याद हो गया है यार, अब तो परेशान हो गया, तो आप समझ जाएगा आपको याद हो गया है. ठीक है, दैट्स अ सिग्नल. ठीक है, तो 2 टर्म्स देखिए, उसके अलावा 2-3 टर्म पीछे भी आपके जो लास्ट पेज है उस पर भी लिखा होगा, एम्प्यूटेड इकोनॉमी टाइप का लिखा हुआ होगा. बट ऐसे टोटल, इन टोटल यू हैव टू लर्न 5 टर्म्स आउट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, सबसे पहला टर्म क्या लिखा हुआ है आपका? कॉलोनियल रूल. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कॉलोनियल रूल. आपको पता है ये क्या था कॉलोनियल रूल? पता है आप लोग क्या था कॉलोनियल रूल? मुझे बताइएगा कोई. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? कॉलोनीज फॉर्म किया था. और ब्रिटिशर्स ने कैसे ट्रीट किया बताया क्या? बाकी सारे कंट्रीज जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स लोग रूल कर रहा था, उनको क्या बना के रखा? अपना अपना कॉलोनी. और अपने आप को माना सेंट्रल अथॉरिटी. और उन्होंने बोला कि जैसे होता है ना, एक सेंट्रल अथॉरिटी हो गया और बाकी सब जगह जो कॉलोनीज है उसमें क्या होता है, जो रूल्स है वो अप्लाई हो जाता है. उस तरीके से ब्रिटिशर्स ने किया कि जितने भी कंट्रीज को वो रूल कर रहा है, उन सभी कंट्रीज को उसने क्या माना? एज कॉलोनीज. अपना रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया और बाकी कंट्रीज में क्या कर दिया? इम्प्लीमेंट कर दिया. इसलिए इस टाइप के रूल को क्या बोलते हैं अपन? कॉलोनियल रूल. वैसे अगर आपने क्लास 7, 8, 9 के टाइम में अगर हिस्ट्री पढ़ा था, ठीक है, तो आपको याद होगा कि कई सारे ऐसे टर्म्स थे जो कि आपने पढ़ा, जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जमींदारी सिस्टम इन जनरल. तो ये क्या है ना, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी है. अगर एक बार इस चैप्टर के एंड में आओ, एक बार जहां पे आपके क्वेश्चंस है ना, उसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्कशन बोल के देखो, पेज नंबर आई बिलीव 7 है क्या, देखो तो चेक करो. ठीक है, परीक्षा जी किताब खोल लो एक बार. ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्कशन देखो क्या लिखा हुआ है. इंपॉर्टेंट में क्या क्या लिखा हुआ है देखो, तो 3 चीज लिखा हुआ है. नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. दूसरा क्या लिखा हुआ है? एम्प्यूटेड इकोनॉमी. तीसरा चलो डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं. पहला तो देखो तो क्या लिखा हुआ है? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. सर ये फ्यूडल सिस्टम क्या है? मिला क्या आपको? पेज नंबर 7, पेज नंबर 6. ओके, पेज नंबर 6 पे मिला आप लोग को एक बार के लिए. क्या लिखा हुआ देखो तो, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. पहले सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? कॉलोनियल रूल. उसमें क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने अलग अलग कंट्रीज को क्या मान लिया था? अपना कॉलोनीज मान लिया था, और अपने रूल्स रेगुलेशंस को उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देते थे. बेसिकली मैंने बोल दिया कि वो तो मेरा कॉलोनी है, तो जो मैं रूल्स बताऊंगा उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा. इससे फायदा क्या था ब्रिटिशर्स का? एक ही टाइप का रूल बनाना था जो कि सारा कंट्रीज को क्या करना पड़ता था? मानना पड़ता था. सेकेंडली, क्योंकि सभी कंट्रीज को एक जैसा रूल बता दिया है, तो उनको पता है कि क्या होने वाला है, किधर होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो वो अपना मस्त एडवांटेज उठाता था. ठीक है, अब इसमें इसके अलावा भी कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको जानना है. क्या लिखा हुआ है देखो तो एक बार के लिए? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. सर ये सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या है देखो तो, इसमें फ्यूडल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था. क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम में क्या था आपका?
फ्यूडल सिस्टम में देयर वाज अ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का रिलेशन, देयर वाज अ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का रिलेशन। ठीक है, ये आपको पता है ना? ये कौन सा से रिलेट कर रहा है मुझे बताइए तो। ये वाला टर्म किससे रिलेट कर रहा है, आपको याद है क्या किसी को? क्या था? जमींदारी सिस्टम को ही प्यार से हमने ने क्या कहा? सेमी फ्यूडल। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम। और नेक्स्ट आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें क्या था आपका? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सुना है आपने हल्का हल्का? वैसे तो अपन चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमी को पढ़ेंगे, बट आपने कभी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सुना है? क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं ना बेनिफिट दिया जाता है, इज नोन एज कैपिटलिस्ट। इन केस अगर आपको याद नहीं, वैसे आप लोगों ने ये सब टर्म्स पढ़ा है, बट अगर किसी किसी का 10th 9th में थोड़ा सा नींद वान लग गया था तो उसको याद नहीं होगा, या फिर किसी ने अगर रिसेंटली एमयूएन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट इट्स कंप्लीटली ओके। आप लोगों को जब सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा वहां पे आपको लेट लेट के पढ़ा दूंगा, स्ट्रेस मत करना आप लोग बिल्कुल भी, ठीक है, चलेगा। और सेकंड क्या है आपका? एम्प्यूटेड। एम्प्यूटेड में क्या होता है साहब, सुना है क्या ये वाला वर्ड? ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने यूज किया था उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्यूटेड इकोनॉमी। और ये जो जमींदारी सिस्टम प्राइमरीली फॉलो किया था वो कौन सा था? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। और उन्होंने एक तरीका क्या यूज किया था? अबाउट द कॉलोनियल रूल, जहां पे अपने कंपनी कंट्रीज को क्या कर लिया था? कॉलोनीज में कन्वर्ट कर लिया था। देखिए क्या लिखा हुआ, इट रेफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज वेयर वन कंट्री बीइंग द रूलर, यानी ये कौन सा था आपका? ब्रिटिश, and other being the colony, and the ruling country determines the economic policy of the colony। बात समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, समझ में आया की बात, चलेगा 100%। ठीक है, तो एक कंट्री क्या है? रूरल कंट्री है, तो वन कंट्री क्या है आपका? रूलर। दूसरा क्या है आपका? कॉलोनी। और रूलिंग कंट्री क्या करता है? सारे के सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है डिटरमाइन करता है। मैंने आपको तीन टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसी समझाया था, क्या क्या था? नंबर वन इज कॉलोनियल रूल। उसमें क्या होता है? एक कंट्री क्या है आपका? रूरल कंट्री है। दूसरा कंट्री क्या है आपका? कॉलोनी है। रूल्स सेट कौन करता है? रूलिंग कंट्री। नंबर टू था सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, उसमें क्या था? जमींदारी सिस्टम के लिए मान लो वहां पर लैंडलॉर्ड रहता है और पेरेंट रहता है। नंबर थ्री इज व्हाट? एम्प्यूटेड इकोनॉमी, जहां पे क्या है, जहां आपको लगता है कि गड़बड़ है उसमें टारगेट करो, यानी कि द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मैंने आपको कहा कि जितना ही हम लोग ब्लेम कर दे, बट ब्रिटिशर्स लोग ने बहुत स्मार्टली सारा काम किया। ठीक है, उनको पता था कि इंडिया का स्ट्रेंथ क्या क्या है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली उनको पता था, और इंडिया का वीकनेसेस क्या क्या है उनको भी पता था ये बात। उस हिसाब से स्ट्रेंथ को तोड़ दो, वीकनेसेस को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दो। कास्ट प्रॉब्लम वाज ए प्रॉब्लम इन इंडिया, उसको उसको बोलते हैं ना, उसको एम्पलीफाई किया। और जो अच्छे सिचुएशंस थे, अच्छे प्रोग्रेसिव एरियाज थे, उसमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिया कि वो एरिया जो सबसे स्ट्रांग था इंडिया के लिए, वो अल्टीमेटली अभी कंपीट करने लायक ही नहीं रहा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर क्यों? सर ये चैप्टर को क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? ठीक है, फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है कि आगे जाके कभी अगर ऐसा हम लोग को डिसीजंस लेना पड़ा तो वी हैव टू नो एंड रेफरेंस कि जहां पे हमें प्रॉपर डिसीजंस लेना है, पहला बात। नंबर टू क्या है? इट ऑल्सो हेल्प अस टू रियलाइज अ सोशल इंस्टेंस, कि जहां पे अगर हमें डिवाइड करके अगर पढ़ा दे सबको तो अपन क्या हो सकता है? ठीक है, अपना अलग अलग फॉल आउट भी क्रिएट हो सकता है। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। तो मैंने तीन टर्म सिखा दिया आपको, ठीक है। नंबर टू क्या है आपका? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्या लिखा हुआ है आपका? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता है? स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है परी? स्टैग्नेंट सेम जैसा चल रहा है आप लोगों का सिचुएशन, ठीक है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, वैसे ही चल रहा है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, जहां पे एज सच कोई प्रोग्रेस आपको विजिबल हो रहा नहीं है। ठीक है, कैसा लोग है, हाँ भी बोल रहे हैं बेशरम लोग। ठीक है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी समझ में आ गया? तो ये सब बेसिक टर्म्स है, एक एक दो दो मार्क का, या फिर एमसीक्यू में आपका आ सकता है। डिफिकल्टी कुछ भी, कोई भी इशू यहाँ तक? ठीक है, चलेगा। हाँ ले जाओ, मेरे को मैसेज कर देना आज का। हाँ, आइए नेक्स्ट बताइएगा एक बार के लिए क्या लिखा हुआ है, देखो तो। अब इंडिया की हालत खराब हो गई। मैंने कहा तुम्हारा मूड खराब हो गया, तुम्हारा मूड खराब हो गया। तुमको पता है एक टाइम था इतना खुश लग रहा, एक टाइम था इतना वो था, अब एकदम मूड खराब हो गया यार इसका। तो आपको जानना तो पड़ेगा ना वो एक टाइम में वो कैसा था, है या नहीं? वो बोलता है ना एकदम, मतलब सिर का बाल बाल चला गया किसी का, ठीक है, भीड़े सांप बन गया है। तो एक बार तो ये विजुलाइज करना पड़ेगा ना कि जब उसके पास चूल था तो वो कैसा लगता था, है या नहीं? तो इंडिया का बोल रहा है कि इंडिया का जो है ना, डिकंस्ट्रक्टिवली ब्रिटिशर्स ने कई सारे एरियाज को इंडिया का थोड़ा खराब कर दिया।
तो पहले जानना तो पड़ेगा ना इंडिया एज सच कैसा था बिफोर द एडवेंट ऑफ द व्हाट ब्रिटिशर्स। कोई ऐसा है जिसको शॉर्टकट याद है? जस्ट फ्रॉम द लास्ट इंस्टेंस, खुद के हाथों से एग्रीकल्चर करने से प्रॉस्परस होता है। ठीक है, खुद के हाथों से एग्रीकल्चर करने से प्रॉस्परस होता है। सर हाउ वाज इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल्स? ठीक है, मैं इसमें एक चीज बताऊंगा जहां पे केवल आपको फोकस 1 मिनट केवल लड़कों को करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ आपका? खुद के हाथों से एग्रीकल्चर करने से प्रॉस्परस होता है। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, जिसको समझ में आ गया फैबुलस, इसको नहीं समझ में आया बाद में कभी पूछना तो समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी भी आप 18 साल के नहीं हुए हो। ठीक है, खुद के हाथों से एग्रीकल्चर करने से प्रॉस्परस होता है। ठीक है, क्या क्या था साहब आपका? खुद के हाथों से यानी कि सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर हो आप लोग। ठीक है, ठीक है, आत्मनिर्भर हो। उसके बाद क्या है आपका? एग्रीरियन इकोनॉमी, खुद के हाथों से यानी सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भर हो आप लोग खेती बाड़ी करने में, है ना? लड़के सारे जो खेती बाड़ी कर रहे हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, और प्रॉस्पेरस होता है यानी कि देवर व्हाट, देवर प्रॉस्पेरस, एंड हैंड से क्या होगा? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, किसको किसको समझ में आ गया? अरे भैया क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम अभी समझा तो बोल, बेटा देखो, तुम स्टैंड अप बैन सुना होगा, मूवी का प्रोमो वगैरह बैन सुना होगा, क्लास पहली बार बैन होते हुए सुनेगा तुम। बॉयकॉट, ये स्पेशली लाइन सिंगल्स वाला लोग के लिए है। ठीक है, चलिए आइए, खुद के हाथों से क्या है? एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस होता है। ठीक है, खुद के मतलब सेल्फ रिलायंट, हाथों से मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर मतलब एग्रीन इकोनॉमी, एंड प्रॉस्पेरस मतलब प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। यानी कि इंडिया वाज द प्रॉस्पेरस इकोनॉमी क्योंकि इंडिया सेल्फ रिलायंट था, प्रॉस्पेरस था, सब कुछ था। एग्रीन इकोनॉमी क्यों था? क्योंकि अराउंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन किसमें इन्वॉल्व था? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। इंडिया अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, इनफैक्ट इंडिया का बाहर में भी एक्सपोर्ट होता। हाँ, एंड फाइनली इंडिया वाज व्हाट, सेल्फ रिलायंट, क्योंकि इंडिया को कोई मतलब ही नहीं था कि हम लोग बाहर कंट्रीज में ज्यादा दिमाग भी लगाए। क्यों? क्योंकि अपने आप नेचुरल रिसोर्स, एक बार करिए आप विजुलाइज करो इंडिया को, सब तो है यहाँ पे, देखा जाए तो रिसोर्स वाइज सब कुछ है। तो इंडिया को दरकार ही नहीं था कि एज सच कहीं दिमाग बाहर में लगाना पड़े, तो इंडिया वाज व्हाट, सेल्फ रिलायंट। ठीक है ना मैत्री साहब, क्या है शॉर्टकट बताइएगा एक बार के लिए? प्रॉस्पेरस होता है तो खुद के मतलब सेल्फ रिलायंट, हाथों से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अग्रेरियन इकोनॉमी एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। कृष्ण तुम क्यों हंस रहे हैं? सब ठीक है, ठीक है, चलेगा बिल्कुल। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, फिर डॉल्सी क्या है? अग्रेरियन इकोनॉमी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड, ठीक है, प्रॉस्पेरस बोले सेल्फ रिलायंट। चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे लक्ष्य साहब आपको शॉर्टकट याद हो गया? तुम तो कैसे भूलेगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात 100%। उदित साहब याद हो गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स लोग आया, जैसे मैं पहले सिंगल हुआ करता था तो मैं बहुत खुश था। क्यों खुश था वो आप समझ गए हो? ठीक है, तो मैं सिंगल में खुश था। उसके बाद मेरे साथ में कौन आया? मेरे पास कौन आया? ब्रिटिश रूल आया। उसके चक्कर में क्या हो गया? मेरी जिंदगी, मेरी चैन, मेरी चुप चुप क्या बोल रहा है, सुख, ठीक है, वो क्या हो गया? उड़ गया। और अल्टीमेटली हालत क्या हो गया इंडिया का? खराब हो गया। ठीक है, और उसमें कैसे खराब हुआ? सबसे पहला सेक्टर क्या है आपका? एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, तो जिसको समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम यह हो गया कि आप लोग को तो मजा आ रहा है जीवन में, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो सोच रहा है कि हम जीवन में क्या मिस कर रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ मिस नहीं कर रहा आप लोग जीवन में, टेंशन मत करो। ठीक है, देखिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे ब्रिटिशर्स ने टारगेट किया? सबसे पहला इंट्रोड्यूस किया था किसको? जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या था? जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। पहले बार सिर्फ 4 पॉइंट्स जो है उसको दिमाग में रखेंगे, जमींदारी सिस्टम एंड लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बढ़िया कंस्ट्रक्शन हुआ है, इधर ध्यान देते हैं। ठीक है, जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसमें ह्यूमैनिटी क्या था आपका? जो ओनर्स थे ना जमीन के, उनको फार्मर्स से हटा के कौन बन गए? जमींदार बन गए। जमींदार बोले कि अपन अब से क्या है, यहाँ का मालिक है। ठीक है, अपन जो डिसीजन लिया वो फाइनल है। फार्मर्स को बोला देखो, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, केवल एक चीज का मतलब है, वो क्या है? टाइमली लगान चाहिए, नहीं दिया तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा। समझ में आया आपको लगान मतलब?
टैक्सेस, ठीक है, लगान मतलब टैक्सेस, मतलब कि जमींदार बोला कि मैं हेड हूं जमीन का, ठीक है, जमींदार क्या बोला, मैं क्या हूं, हेड हूं जमीन का, जो मैंने डिसीजन लिया वो क्या है, फाइनल है, मेरे को तुमसे एक ही चीज का मतलब है, वो क्या है, लगान पे करना है। उसके ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि जमींदार को अपॉइंट कौन किया था, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स बोला सुनो, तुमको बहुत बड़ा पोस्ट दिया है, समझ में आ रहा है, जो सूट वूट पहन के रखे हो ना, बहुत बढ़िया पोस्ट दे के रखे हैं, चुपचाप अगर हम लोग को लगान तुम ला के नहीं दिए ना टाइम से, तो ये जो आपको वर्दी दे के रखे हैं ना, ये क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो उनके ऊपर भी प्रेशर था, तो उनको भी क्या मतलब, आप मुझे बताइए ऐसा प्रेशर में, ठीक है, ऐसा प्रेशर में आप मुझे बताइए, जैसे एग्जांपल कल आपका टेस्ट है, मेजर टेस्ट है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, ठीक है, एकदम मस्त टेस्ट, ऐसा टेस्ट जैसे आप फिर अगर सोचोगे हम पास नहीं हुआ तो स्कूल के आगे नहीं बढ़ पाएगा आप जीवन में, ठीक है, तो अगर टेस्ट ऐसा है तो आज आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे क्या बैठ के, सोचो एक घंटा पहले, एग्जाम के एक घंटा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा तुम, कि क्या आप मुझे इसका कॉन्सेप्ट बता पाएंगे, वो तो वो जूता मारेगा दूसरा वाला इंसान। तो वही वाला हालत था, क्योंकि जमींदार के ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर था, एग्रीकल्चर में सुधार करने का कोई प्रोस्पेक्ट था क्या उसमें, नहीं था, जमींदार को कोई मतलब था क्या कि फार्मर से क्या हालत है, कोई प्रोग्रेस करवाए क्या, कोई ठीक करवाएगा, ऐसा कोई मतलब था क्या उनको, नहीं था, उनको क्या मतलब था खाली, दैट दे हैव टू व्हाट, दैट दे हैव टू व्हाट, जस्ट कलेक्ट व्हाट, लगान, दे हैव टू जस्ट कलेक्ट व्हाट, लगान। अंडरस्टूड, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात है, श्योर हो, ठीक है, पक्की बात। तो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, यानी कि उसको क्या बोलते थे साथ में, जमींदारी सिस्टम भी बोलते थे। आपने हिंदी में क्या क्या बोला प्रकाश साहब, नंबर वन, ओनर कौन है, जमींदार, अपना वही जमींदार है। नंबर टू, जमींदार का काम क्या था, खाली लगान कलेक्ट करना, उनको इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर से कोई भी मतलब नहीं था, उनके ऊपर भी कौन था, ब्रिटिशर्स। अगर वो डेट में जमा करना भूल गए तो 3 गुना लगान लगेगा, ठीक है, उनका पोस्ट चला जाएगा। देखिए अब इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका इंग्लिश मस्त है। अच्छा, 3 गुना लगान वो लगान मूवी से इंस्पायर्ड था, इसमें लिखा हुआ नहीं है 3 गुना लगाना। हाँ, कुछ तो सुपरस्टिशन क्रिएट कर दिया कि दे दो बेटर रहेगा, ये लोग अच्छा करेगा, इस तरीके से, ठीक है, जमीन तुम्हारे नाम पे रख दिया बट ऑथोरिटी उसको दे के रखा है पूरा जमीन का, उस तरीके से कर दिया, मतलब ब्रेन वॉश, माइंड वॉश, पावर वॉश, पावर यूज सब कुछ कर दिया, ठीक है, खराब तो वही था, खराब, 28 की पूरा सिंपैथी, नहीं वन को लगता है खराब हुआ था, ठीक है, सिंपैथी क्रिएट किया। चलो लिखो क्या लिखा मैथ्यू साहब इंग्लिश में, देखिए, अंडर द सिस्टम ownership right of the land was transferred from the farmers to the zamindars. Zamindars was the nominal head of the land who collects revenue from the farmers. इसको आप लगान भी लिख सकते हो, ठीक है, in the form of लगान and deposit it to the colonial, ठीक है। ईशानी बोलता है कि भैया क्या हमें वर्ड टू वर्ड इसे याद करना है, the answer is what, नहीं, इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला क्या है, ओनरशिप किसके पास था, जमींदार के पास में, ठीक है, जमींदार कौन थे, नॉमिनल हेड, उनका एकमात्र काम था वो क्या था, लगान कलेक्ट करना। तो 3 पॉइंट मैंने बोला, क्या क्या बोला आपको यहाँ पे, ओनरशिप किसके पास, जमींदार के पास, वो क्या थे, नॉमिनल हेड, और उनका क्या काम था, लगान कलेक्ट करना। अगर केवल लगान कलेक्ट करना उनका काम था भाई और बहनों, तो आप मुझे बताइए क्या उन्हें कोई भी मतलब रहेगा फार्मर से, क्या तुम्हारी खुशी में कुछ उसका रहेगा, द आंसर इज व्हाट, नहीं। तो वही लिखा हुआ देखो, द मेन इंटरेस्ट वाज ओनली टू कलेक्ट व्हाट, लगान, रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स, ठीक है, यानी कि उसका हालत खराब है नहीं है, उसका सब्जी बन रहा है नहीं बन रहा है, उग रहा है नहीं उग रहा है, फसल हुआ, बारिश आया, मेघा रे बरसों बरसों हुआ, कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसको क्या कलेक्ट करना है, खाली लगान। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। और डेट्स भी डिपॉजिट का क्या था, फिक्स था, नहीं तो जमींदार अपना पोस्ट खो दे, ठीक है। तो जमींदार एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है सर। ये अंदर का पैराग्राफ आप यूं याद कर रहे हो, हमको जैसे बीएसटी में बताया था, मेन हेडिंग याद करिए, जय माता दी, ठीक है। आपको इसमें कभी कभी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के भी पूछेगा, अब सब कुछ तो याद करेगा ही नहीं, तो आपको स्टोरी काम में आएगा लाइफ में, ठीक है। सबसे पहला क्या था, जमींदार सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अगर आपको सब कुछ याद भी नहीं है, सबसे पहले हेड कौन था, जमींदार, वो लोग क्या थे, नॉमिनल हेड, उनका काम क्या था, लगान कलेक्ट करना। सिंस उनका काम केवल लगान कलेक्ट करना था, तो उन्होंने कुछ नहीं किया टू इंप्रूव द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। और उनका भी डेट क्या था,
फिक्स था, बड़ा बाबू उनके ऊपर भी था, अगर वो नहीं जमा किए तो उनका पावर चले जाता। चलेगा बिल्कुल यहां तक, पक्की बात, श्योर हो त्रिशा था? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है आपका? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सुनो, प्रेशर कैसे क्रिएट किया, समझ में आ रहा है आपको? प्रेशर कैसे क्रिएट किया, देखो, पहले बोला कि अब से मालिक कौन है? जमींदार। सबसे मालिक कौन है साहब? जमींदार। जमींदार तुमसे क्या कलेक्ट करेगा? लगान। फार्मर्स को लगा ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये लोग बोले तो अच्छा के लिए बोल रहा था, और ये लोग के पास गया खूब सारा प्रेशर। कुछ लोग भी प्रेशर हैंडल कर पाए, बिकॉज देवर, आप समझ रहे हो वो एरा, समझ रहे हो? 1949, नो पेस्टिसाइड्स, नो फर्टिलाइजर वाज यूज्ड, ब्यूटीफुल। अभी के टाइम में पता है, कोई एक ही स्टेट है जो कि 100% ऑर्गेनिक है। वन स्टेट इज देयर जो कि 100% ऑर्गेनिक है, अगर आपको नहीं पता तो, इंडिया में। द आंसर इज सिक्किम। द आंसर इज सिक्किम। ठीक है, जो कि 100% ऑर्गेनिक है, एंड इट टुक अराउंड 8 to 9 years फॉर दैट। सब उगता है, उनका अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज 10 to 15 टाइम्स। रीड करना एक बार सिक्किम का बॉडी, इतना ज्यादा फैट है ना, तुमको अभी जाके तुम देखना, अगर तुम्हारे पास 2 बॉटल रखा हुआ होगा ना, एक जगह ऑर्गेनिक लिखा हुआ होगा ना, और देखा तुमको पता है नॉर्मल प्राइस 50 रुपीज, ऑर्गेनिक किडनी। देखा है, देखा? अरे हनी, अरे वो हनी नहीं बोल रहा आप लोग को, शहद, शहद। ठीक है, शहद नॉर्मली अगर 200 रुपए का है नॉर्मल, जो ऑर्गेनिक वर्ड लिख देगा ना, 700 रुपया। हल्दी 50 रुपया, 500 रुपया। हेलो, ऑर्गेनिक में क्या डालता है, सबको ये जानना है। तो समझ में आ रहा, दैट इज व्हाई देयर बिजनेस हैव इंक्रीज्ड। अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड, ठीक है, पहले वो एमसीक्यू वाला बात था। ठीक है, मैं ग्रुप में एमसीक्यू वाला टेस्ट के लिए डालने वाला था कि एमसीक्यू वाला है, फिर मेरे को लगा कि आपने 2 टेस्ट तो ऑलरेडी दे दिया है, सब्जेक्टिव, तीसरा भी हम लोग एमसीक्यू फॉर्म ऑफ टेस्ट ही क्यों ले, क्यों ना उस एमसीक्यू को हम लोग एक कंपटीशन में कन्वर्ट कर दें, जिसमें आप लोग को मजा भी आना चाहिए जीवन में। ठीक है, बट कंपटीशन का मतलब क्या होता है भाई? कोई तो जीतेगा, कोई तो हारेगा। तो वी विल डिवाइड इनटू सर्टेन टीम्स। ठीक है, उससे पैसा तो मिल ही जाती, तो टेंशन ना कर, जीतने से पैसा तो मिल ही जाती, बाकी टेंशन को नहीं। पर इसको प्रॉपर्ली राउंड बाय राउंड बनाएंगे, पहले लेवल पे जो लोग हो चुके लोग पहले निकल जाएगा, और जीवन पर रिग्रेट करेगा वो लोग। नहीं नहीं, थोड़ा सा देख के नहीं बोला। ऐसा नहीं हो गया यार, क्या बोलेगा, बस टैलेंट है ये। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बैठना तुम मुझसे स्कूल में। ठीक है, तो अपने कंपटीशन जैसा ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको प्रॉपर से राउंड बाय राउंड वो करेंगे। सिलेबस तो वही रहेगा आपका, दिस विल बी एप्लीकेबल, वैसे तो इट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, बट विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स फॉर नाउ। ठीक है, बट द थिंग इज, कब करवाए, दैट्स द क्वेश्चन। आज वेंसडे है, नेक्स्ट वेंसडे करा दे क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट वेंसडे टाइम मिलेगा, आप लोगों को ग्रुप में भी डिवाइड कर देगा। फिर आप लोग मन में सोचोगे कि भैया क्यों ना मैं अपने दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप बना लेता हूँ, ना 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 बच्चा, मतलब सब लोग, हम लोग अब हम अपना भी ऐसे वो नहीं करेगा, स्वार्थी भावना नहीं करेगा हम, कि तनिष्क का दृष्टि से बहुत बढ़ता है, तो आपस का ग्रुप, ऐसा मैं कर सकता हूँ। या फिर मैं आई रिलाई ऑन द सिस्टम एंड टेल एक्सेल टू मेक द रैंडम नंबर्स। ठीक है, और वो लोग आपको हिसाब से अनफेयर तरीके से कर लेगा। नहीं नहीं, एक्सेल करेगा, एक्सेल जो करेगा एक्सेल करेगा, मैं नहीं करूंगा उसमें। उसका लक, अगर एक्सेल भी खराब है तो बात अलग है। ठीक है, चलेगा। वो पागल हो रहा है, रो रहा है बेचारा। ठीक है, ठीक है। आइए, सबसे पहला क्या था आपका? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या हुआ, आपके ऊपर इतना अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर दिया कि अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो आप लगान पे करो, या तो क्रिकेट मैच खोलो खेलो, जो समय पॉसिबल नहीं था लगान में क्रिकेट खेलना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या था, या तो जमीन बेच दो, या तो लोन ले लो। बैंक तो हाँ नहीं, लोन भी आसपास का मुखिया लोग दे रहा है, जमींदार भी लोन दे रहा है, और जमींदार लोग इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और दे चार्ज वेरी स्मार्टली। बोलो क्या? बैंक बोलेगा इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम, ठीक है, 12%। ठीक है, जमींदार बोलेगा क्या इतना महंगा देगा, 12%, मैं 2% देगा पर मंथ। ये बाद में बोलेगा 2%, मैं 2% में देगा पर मंथ। और कभी कभी तो इंटरेस्ट इतना हाई होता था कि जितना का लोन ले लिया
उससे डबल तो आप ऐसे पे कर रहे हो इंटरेस्ट। ऐसी हालत में उनका, ऐसी हालत खराब था, ठीक है, ऊपर से लोन पे लोन, या तो जमीन बेचो, या फिर ब्रिटिशर्स के पास गया, भाई जी देखो हमारे पास पैसों को नहीं, जमीन भी गियो, लोन देनो है, क्या करा जाए। बोलता अरे तुम लोग को इतना स्ट्रगल हो रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है, तो तुम लोग अभी क्या उगा रहे हो। बोलता है जनाब ऐसे खेत में मूली उगा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं, पत्ता गोभी उगा रहे हैं। बोलते ये सब तो फूड क्रॉप्स हो गए, सब क्या हो गए, फूड क्रॉप्स। ठीक है, आगे फ्यूचर जो है वो है कैश क्रॉप्स उगाने का। क्या उगाने का, कैश क्रॉप्स। तो मतलब अरे वो चीजें आगे जैसे फैक्ट्रीज है, हमारी फैक्ट्रीज बने हुए बड़े बड़े, उसमें आप इनको दे दो, भेज दो हमें, हम आपको अच्छा दाम देंगे। ठीक है, आपका कार्ड भी दिया और आपके सामने मसीहा भी बन गया। क्या टैलेंट, देख रहे हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्या कर दिया आपने, कमर्शियलाइज कर दिया। सर कमर्शियलाइज कैसे किया उदित साहब, फूड क्रॉप से क्या उगाया आपने, कैश क्रॉप्स। ठीक है, फूड क्रॉप से क्या उगाया, कैश क्रॉप। देखो प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इन द मार्केट इंस्टेड ऑफ व्हाट, फूड क्रॉप्स फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, फार्मर्स वे गिवन हायर प्राइसेस फॉर द कैश क्रॉप्स। बट आप मुझे बताइए, मैं पहले 2 वक्त की रोटी घर पे खाता था, यानी कि मैं फूड क्रॉप्स उगाता था, तो मेरा खाने का काम फूड क्रॉप्स के थ्रू हो जाता था। बट अगर आपको पता होगा, जिस जमीन में एक बार के लिए कैश क्रॉप उग जाता है ना, वहां पे फूड क्रॉप्स उगाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज़ इट सोक्स आउट अ लॉट ऑफ फर्टिलिटी फ्रॉम द लैंड। ठीक है, तो उसमें वापस आपको सुना होगा ना, मल्टी लेयरिंग फार्मिंग करना पड़ता है आपको, वो सब करना पड़ता है, उसके चक्कर में फिर ठीक हो जाएगा, इतना टाइम तो है नहीं। तो आप अब क्या करोगे, आप भी क्या करोगे, बाजार से फूड क्रॉप्स लेके आना शुरू करोगे। उससे क्या होगा, सामान का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक नंबर। ठीक है, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पहला बात, आप कमा ज्यादा रहे हो, बिल्कुल सही, पर अब खर्चा भी क्या है, बढ़ गया, तो ऐसा कुछ भी बच रहा नहीं है। दूसरा, खाने का वहां पे शॉर्टेज क्रिएट हो गया, लीडिंग टू अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, फेमाइन्स इन इंडिया। लीडिंग टू अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ फेमाइन्स इन इंडिया। फेमाइन्स मतलब भुखमरी। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, फार्मर्स वर गिवन अ हायर प्राइस फॉर कैश क्रॉप, हाउएवर this did not improve the economic condition of the farmers, because instead of producing food crops they were producing what, cash crops. Britishers used them as raw materials. इस कमर्शियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ देश में, देश में क्या आया, famines. In the British rule, agriculture was commercialized for the needs of the British industries for the raw materials. Farmers were given a higher price and attracted commercial crop instead of food crops. Farmers had to purchase food requirements from the shops. फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन वेंट डाउन, लीडिंग टू व्हाट, फेमाइन्स। तो बेसिकली क्या हुआ, क्योंकि फूड क्रॉप्स कम उग रहा था, आपके पास पैसे आने के बावजूद भी अगर बाजार में है ही नहीं फूड क्रॉप्स, तो क्या करोगे, नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट लेड टू व्हाट, फेमाइन्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो डाइड इन इंडिया। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ नोट दिख रहा है आपको, नोट नीचे नोट दिख रहा है ना आपको, सर ये नोट कहाँ पे पता है आपको, एक डब्बा में दिया हुआ है, देखोगे ना, एक डब्बा में दिया हुआ है, सीम्स वेरी इनसिग्निफिकेंट इन द डब्बा। और इसके ऊपर 2 मार्क का सवाल है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से फमाइंस का कुछ रिलेशन था क्या, या व्हाट हैपेंड टू द फार्मर्स इन रिगार्ड्स टू फमाइंस इन इंडिया। क्या कमर्शियलाइजेशन एंड फमाइंस में कोई रिश्ता था, इसके ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मार्क का आपका। समझो कहाँ कहाँ छोटे छोटे पिक करके दे रहा है आपको वो क्वेश्चन। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात, इजी है यहाँ तक, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, नंबर 3, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या लिखा हुआ, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। सर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों, आप मुझे बताइए। एक तो आपको, आपके पास में हाथ में पैसे ही नहीं बच रहे हैं कि आप कुछ करो। जो सेकंड रास्ता था क्रैश क्रॉप्स, उसकी वजह से आपका जमीन का क्वालिटी ऑलरेडी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। उसके बावजूद भी ऐसे कुछ पैसा बच रहा नहीं है, तो आप टेक्नोलॉजिकल इरिगेशनल मूवमेंट में कुछ भी कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे। तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होगा, कम। और इंडिया की लेवल जो है प्रोडक्टिविटी क्या थी, हालत खराब थी, बिकॉज इंडिया की हालत फटी हुई थी, इंडिया की हालत फटी हुई थी। ठीक है, FTI, फटी, F stands for we did not use any form of fertilizers, T टेक्नोलॉजी अभी लो लेवल का था, और I stands for इरिगेशनल फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं था। ठीक है, मेरा तरीका है आपको मचकान मचकान तरीकों से याद करना, जिसके लिए आप मुझे अभी तो गाली दोगे, बाद में बोलोगे कि हाँ आदमी तो इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, लो लेवल प्रोडक्टिविटी बिकॉज इंडिया की हालत। ठीक है, F stands for fertilizers, T stands for
टेक्नोलॉजी, आई स्टैंड्स फॉर लो लेवल ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज। बात समझ में आया आपको? और ऐसा हालत में जहां पे लॉस ही लॉस है, हालत खराब है, तुम्हारा लोन पे लोन लिया हुआ है, खाने के लिए पैसा नहीं है, लोग बाग इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारे बिजनेस में, आइए वाओ, फेलिंग बिजनेस, बर्बाद हो गए हो, आइए आइए, मैं पैसे लगाता हूँ। इंडियन स्टार्टअप्स पाया है क्या? सॉरी, दैट वाज हाईली सरकास्टिक ऑफ मी। ठीक है, बट सच है। लास्ट क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होगा सर? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एक्सेट्रा। ठीक है, उसकी वजह से ज्यादातर फार्मर्स जो थे वो लोअर से स्मॉलर फार्मर्स थे, अल्टीमेटली दे वर नॉट एबल टू इन्वेस्ट एनीथिंग इन द टेक्नोलॉजी ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? पक्की बात। 4 पॉइंट्स एग्रीकल्चर में क्या क्या था आपका? नंबर 1 लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम। नंबर 2 कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर 3 लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। नंबर 4 स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। के शॉर्ट टर्म देख लीजिए, कमर्शलाइजेशन के बाद भी लैंड में प्रोडक्टिविटी की स्कैर्सिटी है। कमर्शलाइजेशन होने के बाद भी लैंड में प्रोडक्टिविटी की स्कैर्सिटी है। कमर्शलाइजेशन के बाद भी, बोलो तुम लोग की तरफ से भी, हम ही बोल देते हैं। कमर्शलाइजेशन के बाद भी लैंड में प्रोडक्टिविटी की स्कैर्सिटी है। कमर्शलाइजेशन के बाद भी लैंड में प्रोडक्टिविटी की स्कैर्सिटी है। रिदम है, रिदम है। ठीक है, एक साथ करते हैं। ठीक है, चलो 1 2 3 4। अभी लैंड में प्रोडक्टिविटी की स्कैर्सिटी है, तो कमर्शलाइजेशन स्टैंड्स फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बाद भी लैंड, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्कैर्सिटी। ठीक है, देयर वाज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्कैर्सिटी का जो भी। ठीक है, समझ में आया? ऐसे मैं वॉइस मॉड्यूलेशंस करता हूं, तो मैं कभी कभी इसको भी ऐसे वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू पढ़ लिया था एक बार के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सर इसमें क्या था? द नॉमिनल हेड कौन थे? जमींदार था। उनका काम क्या था? लगान कलेक्ट करना। क्या उनको इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर से कोई भी मतलब था? नहीं था। देयर ओनली वन मोटिव वाज टू कलेक्ट लगान। डेट भी क्या था उनका? फिक्स था। वो डेट नहीं बोल रहे, डिपॉजिट का डेट बोल रहे हैं। वो भी क्या था? फिक्स था। और वो अगर नहीं रहा तो आपसे जमींदारी का पोस्ट हटा दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, commercialization of agriculture, they converted from the cash crops to the food crops, right? Food crops to the cash crop। उसकी वजह से लोगों को अच्छा पैसा मिला, बट एज सच क्या कोई बेनिफिट मिला? नहीं। इट इनफैक्ट लेड टू व्हाट? famines in India। नंबर नेक्स्ट, इंडिया में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, बिकॉज इंडिया की हालत फटी हुई है। एफ फर्टिलाइजर्स, टी, आई इरिगेशनल फैसिलिटी। और ऐसा हालत होने के बाद में ग्रेसियस कोई इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? नहीं करेगा। स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हालत तो खराब था ही। उसके बाद इंडिया का हुआ था डिवीजन, याद है आपको? डिवीजन, बंटवारा। ठीक है, उसकी वजह से भी हालत खराब हो गया। क्यों सर? क्योंकि वो पता है पाकिस्तान का जो एरिया है, बिकॉज इट इज अटैच टू व्हाट? पंजाब हरियाणा। एंड पंजाब हरियाणा का एरिया इज ऑलवेज वेल नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी, राइट? ठीक है, तो वो सब एरिया किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास। तो अच्छा खासा इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू व्हाट? पाकिस्तान। तो और अपने रल लग गए। साथ में इंडिया वाज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। ठीक है, जो कि कहां प्रोड्यूस होता था? मेनली बांग्लादेश में, ओबी गेहूं। और अभी ये लोग यही प्रोड्यूस कर रहे हैं। है नहीं? जूट से तो काम चल रहा है। उसके बाद ये लोग टेक्सटाइल्स में गए, सब कुछ एक्सपैंड हो गया। आपको देख रहे हो? तो समझ रहे हो ना नींव कहां पे डाला था? क्लियर है? ये भी पूछता है एक दो दो मार्क। ये भी नीचे में डब्बा टाइप से बना हुआ छोटा सा। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? पक्की बात। क्या आपको एग्रीकल्चर के सारे पॉइंट्स याद हो गए? हाँ हर्षु साहब, एग्रीकल्चर के सारे पॉइंट्स याद हो गए? 4 पॉइंट्स थे। ठीक है, पहले था आपका, अगर मैं एक बार 1.5 पेज पढ़ूं, 1.5 पन्ना पर रिवाइज करो फटाफट। 1.5 पन्ना में सबसे पहला डेफिनेशन क्या था आपका? कॉलोनियल रूल। 3 डेफिनेशन याद किया था हमने। कॉलोनियल रूल, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी और एम्फ्यूटेड इकोनॉमी। ठीक है, कॉलोनियल रूल क्या है आपका साहब? उसमें एक कंट्री क्या होता है? रूलर। दूसरा कंट्री क्या होता है? कॉलोनी। रूल्स कौन सेट करेगा? रूलर कंट्री। ठीक है। नंबर 2 सेमी फ्यूडल, जमींदारी सिस्टम। नंबर 3 एम्प्यूटेड इकोनॉमी, इसमें क्या होता है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। नेक्स्ट, इंडिया की हालत बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, खुद के हाथों से एग्रीकल्चर करने से क्या होता है? प्रॉस्परस, खुद के, सेल्फ रिलायंट, हाथों से, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन के बाद भी लैंड में प्रोडक्टिविटी की स्कैर्सिटी है। कमर्शियलाइजेशन में, कमर्शियलाइजेशन ऑफ
एग्रीकल्चर में क्या होता है? फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, बट इट लेड टू famines इन इंडिया। नंबर 2, जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जहाँ पे ओनर्स कौन थे? जमींदार। उनका एक ही काम, दे वर द नॉमिनल हेड, उनका एक ही काम था लगान कलेक्ट करना, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया। उनके डेट्स भी क्या थे डिपॉजिट करने के? फिक्स थे, फेलिंग विच दे वुड लूज द राइट ऑफ बीइंग अ जमींदार इन इंडिया। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आयुष की हालत, इंडिया की हालत फटी हुई थी। एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलाइजर्स, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड आई स्टैंड्स फॉर, तेरी नहीं तेरी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ लेवल ऑफ स्कैर्सिटी। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात, ठीक है? इज इट फाइन? ठीक है, चलो, हो गया आज के लिए इतना। ओके, चलो।